Good morning, class. Hope you all are fit and fine at your home, and hope your studies are going well. Okay, so today I am going to start with the second chapter of our book Flamingo. The name of our chapter is Lost Spring, written by Anise Jung. She was a very great writer, and she had written a book named as Lost Spring: The Stories of the Stolen Childhood. And in this story, Lost Spring is also taken from the same book. And here in this story, she talks about two children. The first one is Sahib, who lives in Simapuri, and the second one is Mukesh, who lives in Firozabad. Here she talks about कि कैसे गरीबी के कारण बच्चों को अपने सपनों को त्याग देना पड़ता है और गरीबी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ड्रीम्स पे. सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक. So this is our story, and in the first part of the story the narrator tells us about the story of Sahib. Okay, वो कहती हैं कि डेली वो एक ऐसे बच्चे से मिलती हैं जो कि अपने बॉयज़ ग्रुप के साथ कूड़ा बिनने या फिर रैग पिकिंग करने उनके मोहल्ले में या फिर उनके नेबरहुड में आया करता था. तो वो समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ये लाइन साहिब बोलता है कि कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में कचरे में पैसे भी मिल जाते हैं. तो वो पूछती हैं साहिब से, वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. मीन्स हमें पता चलता है कि साहिब जो है वो ढाका बांग्लादेश से आया हुआ रहता है. क्यों आया? सीमापुरी में आते हैं वो लोग रैग पिकिंग के लिए. उनके लिए लिवलीहुड का एकमात्र सहारा रैग पिकिंग ही होता है और वो रैग पिकिंग करते हैं. कूड़े में से उन्हें कभी कभी सोने के सिक्के भी मिल जाते हैं, इस वजह से वो रैग पिकिंग करते हैं या फिर कचरे में से कचरा बीनते हैं. ठीक है, तो वो जो नरेटर रहती है वो पूछती साहिब से, वाई डू यू डू दिस? तो साहिब कहता है, आई एम नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है. गो टू स्कूल से आई ग्लीवली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तो वो कहती है, उनके मुँह से अचानक से ये बात निकल जाती है, ये जानते हुए भी कि इस एडवाइस का साहिब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कहती है साहिब से कि गो टू स्कूल जाओ. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. तो साहिब भी कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, जब लोग बनवाएंगे तो मैं जाऊंगा. If I start a school, will you come? I ask half joking. तो वो मजाक करते हुए, मजाक के मूड में पूछती कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करती तो क्या तुम आओगे? तो साहिब कहता है yes. He says smiling broadly. तो साहिब स्माइलिंग फेस के साथ कहता है कि हाँ मैं आऊँगा. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? और साहिब ने मेरी बात को सीरियसली भी ले लिया था कहीं कुछ हद तक. तो क्योंकि वो आते जाते कभी कभी मुझसे पूछता था कि क्या आपकी स्कूल तैयार है. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड. वो कहती हैं कि मुझे बहुत एम्बेरस फील होता था ये जानते हुए भी कि मैंने एक ऐसे प्रॉमिस को किया है जिसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो प्रॉमिस कभी पूरा होने वाला नहीं था. फिर भी वो साहिब को जवाब देती थी कि स्कूल बनने में टाइम लगता है, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. लेकिन फिर भी उसके कलर, ब्लीक मीन्स होता है कलरलेस, ठीक है, उसके बेरंग जिंदगी में ऐसा लगता था कि मेरे बनाए हुए प्रॉमिस से कुछ रंग भर जाता था या फिर कुछ खुशियाँ आ जाती थी. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. कुछ दिनों तक उसे जानने के बाद मैंने उससे उसका नेम पूछा. उसने बोला साहिब आलम. उसने अपना नाम साहिब आलम बताया. ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स. उससे नहीं पता था कि उसके नेम का मतलब क्या होता है. साहिब आलम का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी. Okay, unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends and army of barefoot boys who appear like the morning birds एंड डिसअपियर एट नून. तो साहिब को अपने नाम का मतलब भी नहीं पता था कि उसके नेम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी. और इस बात से अनजान होकर वो अपने दोस्तों के साथ नंगे पाँव, उनमें से किसी के पास चप्पल भी नहीं होती थी, और वो क्या करते थे, कूड़ा बिनने सुबह में आते थे और दोपहर होते ही वो गायब हो जाते थे. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. और कुछ महीने बीतते मैं उन सबको पहचानने लगी. ठीक है. Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one. नरेटर जो होती है वो उनमें से पूछती है एक से कि तो आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो. My mother did not bring them
डाउन फ्रॉम द सेल्फ ही आंसर सिंपली। तो वो बच्चा सिंपली वे में जवाब देता है कि मेरी माँ कभी अलमारी से उन चप्पल को या फिर उन जूतों को नीचे नहीं उतारती, मुझे पहनने को नहीं देती हैं। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो जब वो बच्चा ऐसा जवाब देता है तो उस दूसरा बच्चा जिसने कि बिन मैच किए हुए जूते पहने हुए हैं, वो जवाब देता है कि अगर उसकी माँ उसे पहनने के लिए देंगी भी शूज़ तो वो क्या करेगा, उन्हें निकाल के फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तो जब वो ऐसा बोलता है तब तक अचानक तीसरा बच्चा वहाँ से, जिसने आज तक कभी शूज़ या चप्पल नहीं पहने हुए, वो जवाब देता है कि आई वॉन्ट शूज़। वो बोलता है कि मुझे शूज़ चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. वो कहती है कि मैंने बहुत से देशों में ट्रैवलिंग के दौरान मैंने देखा है कि गरीब बच्चे ऐसे बिना चप्पल के रोड पे घूमते हैं। वो कहती है कि ये ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी है, बल्कि एक उनका ये एक ट्रेडिशन बन गया है कि वो नंगे पाँव ही घूमते हैं। आई वॉन्डर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। तो वो कहती है क्या ये अपने पॉवर्टी, अपनी गरीबी को दिखाने का बस एकमात्र ये सहारा होता है या फिर एक एक्सक्यूज़ होता है गरीबी को दिखाने का। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later I visited his town, and the temple, which was now drowned in an air of desolation, in the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs, a young boy dressed in a grey uniform। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैंने एक स्टोरी के बारे में बताती है कि जिसमें एक बच्चा होता है, उसे शूज़ चाहिए होते हैं और वो उस भगवान से प्रे करता है उसके लिए, और वो प्रीस्ट का बच्चा रहता है। और फिर अचानक से वो कहती हैं कि उस बच्चे के पास शूज़ आ जाते हैं, और वो जो प्रीस्ट का बच्चा रहता है, वो जब अपने शूज़ को पुराने होने पे जब छोड़ देता है, पहनना बंद कर देता है, तो वो शूज़ जब किसी दूसरे बच्चे को मिलते हैं, एक ऐसे बच्चे को मिलते हैं जिसके कभी शूज़ थे ही नहीं, तो वो क्या करता है, लेट मी नेवर लूज दैम। तो वो बच्चा अब क्या प्रे करता है भगवान से कि भगवान ये शूज़ मेरे कभी गायब ना हो, या फिर ये शूज़ हमेशा मेरे पास रहे। वो शूज़ उसके लिए इतने प्रीसियस हो जाते हैं, दूसरों के पहने हुए शूज़। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। तो वो कहती हैं कि जो मेरे नेबरहुड के में रहने वाले जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बिनने वाले जो बॉयज़ हैं, वो आज तक बिना शूज़ के ही रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it मेटाफोरिकली। वो कहती हैं कि ये जो रैग पिकर्स है वो मेरे नेबरहुड में एक प्लेस है जिसका नाम सीमापुरी, वहाँ रहते हैं, और जो कि दिल्ली के बाहर का इलाका है, दिल्ली के पास का इलाका है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। ये सारे रैग पिकर्स जो थे वो 1971 में बांग्लादेश के ढाका से यहाँ सीमापुरी में रहने आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम, और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी उस समय क्या थी, एक जंगल के समान थी। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। अभी भी सीमापुरी एक जंगल के समान है, लेकिन अब क्या है, वो खाली नहीं है, अब वहाँ पे लोग रहते हैं, जंगलों में ही रहते हैं घर बसा के। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टर्पोलिन मीन्स होता है तिरपाल, डिवॉइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। वो कहती है कि जो सीमापुरी है वो अभी भी एक जंगल के समान इलाका है, जहाँ पे लोग कीचड़ में और टीन की छत बना के और तिरपाल लगा के क्या करते हैं, वहाँ रहते हैं, जहाँ पे ना तो उनके लिए एक अच्छी पानी की व्यवस्था है और ना ही नाली की व्यवस्था है, और वहाँ लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन। वो कहती है कि वो जो 10,000 रैग पिकर्स हैं उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या फिर कोई भी परमिट नहीं है एक्सेप्ट राशन कार्ड के। उनके पास सिर्फ क्या है, राशन कार्ड है, जिसकी वजह से वो वोट दे सकते हैं और अपने लिए थोड़ा राशन खरीद सकते हैं।
फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। वो कहते हैं कि फूड जो है मीन्स भोजन जो है वो पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green फील्ड्स एंड रिवर्स। तो हमें क्या पता चलता है कि वहाँ की जो वुमेन थी वो क्या होती थी, वो फटी पुरानी साड़ियों में रहती थी और वो कहती थी कि अच्छी अपनी पहचान बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी फैमिली को सर्वाइवल के लिए कुछ खाना दे सके और राशन दे सके। और ये एक उनके लिए ब्लेसिंग के समान है कि वो कैसे बिना किसी वे कैसे खाना खा के और रात को बिना भोजन किए वे नहीं सोते हैं और रात में सोने के टाइम उनके पास फूड होता है, वो अपनी फैमिली का सर्वाइवल करवा सकते हैं उस राशन कार्ड के थ्रू। ठीक है। वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। वो कहती है कि सीमापुरी में सर्वाइवल का पूरा मतलब सिर्फ और सिर्फ रैक पिकिंग ही होता है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। उनके लिए कूड़े कचरे क्या थे, सोने के समान थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कूड़े कचरे में कभी कभी सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के भी मिल जाया करते थे। इट इज़ their daily bread, a roof over their heads even if it is a leaking roof। वो क्या था उनके लिए, एक भोजन का साधन था। डेली उनका भोजन उन्हें कैसे रैक पिकिंग से ही मिलता था। और रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके छत पे सर भी थी तो रैक पिकिंग की वजह से थी। भले वो छत जो है वो लीक करती हुई, चूती हुई, टपकती हुई छत हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चे के लिए ये उससे भी कहीं ज़्यादा था, बहुत अच्छा होता था। जब बच्चों को ऐसा लगता था कि हाँ उन्हें सर्वाइवल के लिए फूड तो मिल रहा है, वो रैक पिकिंग से बहुत खुश हुआ करते थे। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से। साहिब कहता है कि मैं कभी कभी तो पैसे भी मुझे मिल जाते हैं, रैक पिकिंग कूड़ा बिनते टाइम मुझे पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी तो 10 रुपीज़ तक मिल जाते हैं। ही सेज आईज लाइटिंग अप, अब वो चमकती हुई आंखों से बहुत खुशी के साथ वो बताता है नरेटर को कि कभी कभी तो मुझे 10 रुपीज़ भी मिल जाते हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। तो वो कहता है कि अगर आप कूड़े के ढेर में आपको एक चांदी का सिक्का मिलता है तो वो आपके लिए किसी होप से कम नहीं। और अगर आपको ऐसे सिक्के मिलते हैं कूड़े के ढेर में तो आप भला कूड़ा बिनना क्यों बंद करोगे। It seems that for children garbage has a मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो ऐसा लगता है मानो कि उन बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए तो वो रैक पिकिंग क्या एक सर्वाइवल का साधन है, लेकिन बच्चे क्या उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसमें कॉइन्स भी मिल जाते हैं कभी कभी। तो फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए वो क्या होता था, एक आश्चर्यचकित और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी कूड़ा बिनना, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी पैसे भी मिल जाते थे। लेकिन जो एल्डर्स होते थे उनके लिए ये क्या था, रैक पिकिंग सिर्फ और सिर्फ एक सर्वाइवल का साधन था। One winter morning, I see Sahib standing by the French gate of neighborhood club watching 2 young men dressed in white playing tennis। तो ठंड की सुबह जो नरेटर होती है वो साहिब को देखती है कि वो एक क्लब के बाहर खड़े होकर और 2 बॉयज़ को टेनिस खेलते हुए देखता है, जिन्होंने बहुत सुंदर वाइट कलर की स्पोर्ट्स ड्रेस पहनी होती है और स्पोर्ट्स शूज़ भी पहने हुए थे। और साहिब भी चाहता है कि वो अंदर जाके उनके साथ वो गेम खेले। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक strange over his discolored shirt and shorts। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। साहिब ने भी शूज़ पहने हुए थे लेकिन वो बहुत अजीब लग रहे थे, जो कि उसके शूज़ उसके कपड़ों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है, एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है कि किसी ने मुझे ये शूज़ दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। ऐसा लग रहा था मानो कि किसी रिच बॉय ने उन शूज़ को पहनने से इनकार कर दिया था और वो जो किसी रिच बॉय ने वो शूज़ को साहिब को दिया था। क्योंकि उसमें से एक शूज़ में एक होल हुआ था, लेकिन साहिब को इस बात से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था कि उस शूज़ में होल है या क्या है, क्योंकि
for one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. मीन्स क्योंकि साहिब आज तक कभी चप्पलों में भी नहीं घूमता था, वो नंगे पाँव घूमता था, तो ऐसा इसलिए साहिब के लिए वो शूज़ पहनना एक किसी सपने से कम नहीं था. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन जो गेम वो इतनी खुशी से देख रहा था, इतने इंटरेस्ट के साथ देख रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वो कभी उस गेम तक पूरा पहुंच नहीं पाएगा, कभी उस गेम को, उस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएगा. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. और आज की सुबह जब नरेटर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है, कहती है कि आज की सुबह मैं साहिब से मिली हूँ जब वो दूध लाने जा रहा था या फिर मिल्क बूथ पे जा रहा था. इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर मीन्स चाय की केतली कह सकते हैं हम. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. तो वो मुझे वो कुछ रोड की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि मैं अब एक टी स्टॉल में काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. वो कहता है कि जहाँ मुझे 800 रुपये और 2 टाइम का भोजन मिलता है. तो नरेटर पूछती डज ही लाइक द जॉब. नरेटर उसे पूछती कि क्या तुम्हें वो जॉब अच्छी लगती है. आई आस्क, नरेटर पूछती हैं. हिज फेस आई सी ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. तो साहिब ऐसा लग रहा था मानो, उसका फेस देख के ऐसा लग रहा था मानो कि उसे वो जॉब पसंद नहीं थी, उसे वहाँ पे टी स्टॉल में काम करना पसंद नहीं था, क्योंकि जो उस कैनिस्टर उसने अपने हाथ में लिया था वो उसके मालिक का था, टी स्टॉल के मालिक का था, और इसलिए वो ऐसा लग रहा था कि वो उसके लिए और भी ज़्यादा हैवी बन गया था. वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता था, उसे दूसरों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा था. और जबकि वो कूड़ा बीनता, जब वो रैक पिकिंग करता था तो उस टाइम वो जो बैग होता था उसके कंधे पे कूड़ा बीनने के लिए, वो उसका खुद का होता था. वो जब चाहे वो काम कर सकता था, जब चाहे वो घर भी जा सकता था. इसलिए साहिब कहता है कि उसे ये काम करना पसंद नहीं है. Okay, so that's it. This story about Sahib means the first part of our story has been completed, and now in the second part of the video I will describe the second part of the story. So thank you.